सुनीता विलियम्स की वापसी से जुड़ी हुई। सुनीता की धरती वापसी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। स्पेस स्टेशन से उनका जो स्पेसक्राफ्ट है, जो ड्रैगन कैप्सूल है, वो अलग हो चुका है। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सुनीता समेत 4 एस्ट्रोनॉट हैं। सुनीता के अलावा 3 और हैं। सुनीता की वापसी से जुड़ी पहली प्रक्रिया पूरी हो गई है। जो अनडॉकिंग है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, वो हो चुकी है आज सुबह 10:35 पर। जरा वो तस्वीर दिखाइए, ड्रैगन कैप्सूल जब अनडॉक हुआ वो तस्वीर दिखाते हैं आपको। वो तस्वीर आज सुबह 10:35 की है। वो तस्वीर आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, जब स्पेस स्टेशन से अलग हुआ उनका जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है, तो उस वक्त की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये आज सुबह 10:35 पर ये प्रक्रिया हुई। तस्वीर तब की है जब इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से ड्रैगन कैप्सूल अलग हुआ। वैज्ञानिक भाषा में इसे अनडॉकिंग कहते हैं, सरल भाषा में इसे अलग होना कहते हैं। आप देखिए कैसे उनका ये जो यान है, अंतरिक्ष यान, वो कैसे नीचे की तरफ आ रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वो अलग हुआ है और धीरे धीरे अब आगे की तरफ बढ़ता हुआ। यह है अनडॉकिंग, जो कि सफलतापूर्वक हो गई। अब तस्वीर एक और दिखाते हैं। जब स्पेस स्टेशन से ड्रैगन कैप्सूल अलग होने वाला था, वापस आने वाले 4 अंतरिक्ष यात्री जो स्पेस स्टेशन में मौजूद थे, उनको 7 अंतरिक्ष यात्रियों ने विदाई दी। जो क्रू 10 गया था, जिसने क्रू 9 को रिप्लेस किया, जिसमें सुनीता है, एक दूसरे के गले मिले, तस्वीरें खींची गई। और यह उस वक्त की देखिए, जब होता नहीं है कि आप इतने किलोमीटर दूर अपने किसी साथी से मिलें तो गले मिलते हैं, वो भाव आते हैं मन में, वो यहां पर आते हुए। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने, जब तस्वीरें खिंचाई जा रही थी, फोटो ऑफ हो रहा था, क्रू 9 और क्रू 10 के सदस्य आपस में मिल रहे थे। 2 आपको सफेद सूट में दिख रहे हैं, जो कि एस्ट्रोनॉट सूट पहने हुए हैं, जो कि वापस आते हुए, और 2 वो जिन्होंने, जो वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने उनको रिप्लेस किया। लेकिन सुनीता की वापसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ये तो हम सब जानते हैं। कब पहुंचेंगी वो धरती पर, कब हिट करेगा उनका विमान यहां समंदर को, वो आपको बताते हैं। 19 तारीख सुबह 3:37 पर वापसी का समय है। फ्लोरिडा के तट पर स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग होगी, समंदर में लैंडिंग होगी, जो कि स्प्लैश, जिसको कहते हैं स्प्लैश लैंडिंग, वो होगी उनकी। और ये आज रात जब 18 और 19 की रात होगी और तारीख 19 हो चुकी होगी, तब 3:00 पर मौसम पर निर्भर होने के बाद उस समय ये लैंडिंग होगी। हो सकता है मौसम की वजह से थोड़ा आगे पीछे हो। वैसे समय जो आया है 3:37 का आया है, जो 19 तारीख की रात का है। लेकिन सुनीता की वापसी का काउंटडाउन जो शुरू हो चुका है, ये क्यों अब हो रहा है, इससे पहले क्यों नहीं हुआ, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन देखिए, हमारे साथ यहाँ पर क्योंकि विज्ञान के दिग्गज मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ पर छात्र मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ पर देखिए पूरा एक सिस्टम है जिसमें हम ग्राफिक्स के जरिए, जिसमें आप देखिए ये एनिमेशन के जरिए हम आपको पूरा दिखाएंगे, समझाएंगे ग्राफिक्स के जरिए, 3D एनिमेशन के जरिए कि ये पूरी प्रक्रिया क्या है, और ये भी बताएंगे कि हमें क्या फायदा होगा, आपको क्या फायदा होगा, भारत को क्या फायदा होगा। आपको लग रहा होगा कि तो अमेरिका का मिशन है, इसमें हम इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आप देखिए, सुनीता की वापसी का जो काउंटडाउन शुरू हो चुका है, उससे पहले 13 मार्च को ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिंग रॉकेट में खराबी के चलते टाल दी गई थी। फिर क्या हुआ, फिर 15 मार्च को फैल्कन रॉकेट की दोबारा से लॉन्चिंग हुई और अगले दिन यानी 16 मार्च को स्पेस स्टेशन से ड्रैगन कैप्सूल की डॉकिंग प्रोसेस को पूरा किया गया। अब आज यानी 18 मार्च को सुबह 10:35 पर स्पेस स्टेशन से ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट अलग हुआ, यानी धरती की ओर आने का पहला कदम। अब 19 मार्च को सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा तट पर सुनीता और बाकी के 3 एस्ट्रोनॉट्स के साथ ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग होनी है। और यही सबसे अहम है, क्योंकि जब वो पृथ्वी के वातावरण में, पृथ्वी के वायुमंडल में जब उनका विमान आएगा, वो बहुत अहम होगा। तो बहुत जल्द, कुछ घंटों बाद सुनीता की वापसी होगी, पूरे 9 महीनों बाद। इस दौरान सुनीता कितनी बदली, आपको वो दिखाते हैं, आपको 2 तस्वीरों के जरिए बताते हैं। 9 महीने पहले जब सुनीता धरती से अंतरिक्ष की तरफ गई थी, और अब 9 महीने बाद, जब वो 9 महीने 13 दिन बाद अंतरिक्ष से जब वो वापस आ रही हैं धरती की तरफ, तब और अब ये तस्वीरें देखिए, रूप रंग थोड़ा बदला हुआ है। ट्रंप ने भी उनके बालों को लेकर कमेंट किया था। लेकिन क्योंकि अंतरिक्ष में रहना ही अपने आप में बहुत दुर्गम है, अंतरिक्ष में रहना ही अपने आप में बहुत चुनौतियों भरा है, तो वो आप समझिए 9 महीना 13 मिनट अगर वो रह रही हैं, तो आप समझिए उनका रूप रंग कितना बदला हुआ है। स्पेस में जाने से पहले सुनीता विलियम्स को आप देखिए, और स्पेस में जब 9 महीने 13 दिन वो रह चुकी हैं, उसके बाद अब उनकी तस्वीर देखिए। ये देखिए, बाल सफेद हो गए हैं, चेहरे पर वो दिखता है कि कुछ वहां पर असर है। हालांकि अभी काफी इनकी हेल्थ को लेकर भी कंसर्न है, जब वापस आएंगी तो उसको लेकर कैसे यहां पर उनको आगे रिहैबिलिटेशन में रखा जाएगा, उस बारे में बात होगी। लेकिन एक बार तस्वीर ध्यान देखिए, ये अभी वाली तस्वीर, जरा जूम कीजिए, इसको दिखाइए। जिस तस्वीर को आप देखिए, सुनीता विलियम्स जो अभी वहां हमें
स्पेस से वो जो वेबलिंक के जरिए, वेबकास्ट के जरिए जुड़ती हैं और जो उनकी तस्वीरें हमें आती हैं, जो दिखती हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की, उसमें भी जो दिखी वो कुछ इस तरह की सुनीता विलियम्स दिख रही हैं। अभी सुनीता विलियम्स का कुछ इस तरह से रूप रंग हमें दिखता है जो यहाँ पर इस तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। इस बारे में भी अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे कि स्पेस में रहने पर क्या चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सुनीता की वापसी का प्लान तय। और ये प्लान कैसे बना? नासा और स्पेस एक्स, मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, इन दोनों ने रणनीति बनाई है। नासा और मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने रणनीति बनाई है। किसी भी खतरे से बचाव का प्लान तैयार किया गया है। नासा स्पेस एक्स कंट्रोल रूम रेडी है ताकि किसी भी प्लान बी को अगर अप्लाई करना पड़े तो वो तैयार हैं इसके लिए। अब जल्दी से कौन कौन हमारे साथ है ये बताता हूं मैं आपको। डॉक्टर मनीष पुरोहित हैं, इसरो के पूर्व वैज्ञानिक हैं। दिनेश कुमार हमारे साथ हैं, पूर्व सलाहकार रक्षा मंत्रालय। डॉक्टर बीके त्यागी हैं, आप वैज्ञानिक हैं। आलोक कुमार झा है हमारे साथ, प्रोफेसर है हमारे साथ जेएनयू के साइंस के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। और मनीष, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। अभी हम अनडॉकिंग पे बात करते हैं। सबसे पहले उनका जो हैच था वो बंद हुआ सुबह 8 बजे और फिर अनडॉकिंग हुई। मुझे बताइए इस प्रक्रिया को आपने कैसे देखा और ये कितनी सफल थी, इस बारे में बताइए। और ये अनडॉकिंग क्यों बहुत अहम है? देखिए 3 फेज होते हैं। आप स्पेस ट्रैवल की बात करें तो द वेरी फर्स्ट इज लॉन्च, फिर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पर उनका क्रू मॉड्यूल डॉक होता है, फिर वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अपना समय व्यतीत करते हैं, फिर उनका वापस आने का जो पार्ट है वो क्रू मॉड्यूल के थ्रू उनको वापस आना है। तो वहाँ पर अनडॉकिंग इज द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस। ओके। तो जो क्रू मॉड्यूल है, जैसे हमें वो जो ग्राफिक वहाँ दिख रहा है, जैसे ये जो ग्राफिक है, तो ये जो पार्ट है इसको डॉकिंग अडेप्टर कहते हैं। ओके। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है इसके ऊपर डॉकिंग अडेप्टर्स लगे हुए होते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, तो ये पार्ट जाकर यहाँ पर डॉक होता है। जैसे ये देखिए, ये एक डॉक यहाँ पे दिखा रखा है इसमें ग्राफिक में, तो इस तरीके से यहाँ पे डॉक होता है। तो ये जो प्रोसेस है जिसको हम अनडॉकिंग कहते हैं, उसमें ये पार्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हो जाता है। ओके। अलग होने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसको हम कहते हैं कि एक स्फीयर ऑफ वो होता है, स्टे आउट स्फीयर कहते हैं जिसको। तो तकरीबन 200 मीटर का वो माना जाता है। तो सबसे पहला काम ये होता है कि इसके ऊपर जो लैचेस लगे हुए होते हैं, होल्ड डाउन लैचेस होते हैं, वो हटते हैं। स्प्रिंग्स लगी हुई होती है, वो एक छोटा सा पुश देती है, बहुत हल्का सा पुश देती हैं, और ये तकरीबन 200 मीटर दूर आ जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। जो अभी हमने विजुअल में देखा वो नीचे की तरफ थोड़ा बढ़ा, धीरे धीरे जा रहा था, जो वो बहुत धीरे धीरे जा रहा था, क्योंकि इन दोनों के पीछे बहुत धीरे से एक छोटा सा पुश दिया जाता है। उसके बाद में इसके ऊपर थ्रस्टर्स लगे हुए हैं। तो ये जो हमें दिख रहे हैं ना, ये थ्रस्टर्स होते हैं। तो ये थ्रस्टर्स फायर करे जाते हैं और फिर इसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है इससे एक वर्चुअल, एक इलिप्सॉइड, एक अंडाकार एक एरिया माना जाता है जो तकरीबन 4 किलोमीटर बाय 2 किलोमीटर बाय 2 किलोमीटर का होता है, और उसके बाहर इसको लेके आया जाता है। अब ऐसा क्यों करते हैं? मान लीजिए कि जब पूरा प्रोसेस हो रहा है उस वक्त इसके सिस्टम में कोई गड़बड़ आ जाए, तो हम ये सेफ्टी रखते हैं कि वापस जाकर ये इससे टकरा ना जाए। ये वहां से अलग हो गया, ये पूरा प्रोसेस हो जाता है अनडॉकिंग के फेज में, वही 30 मिनट से 1 घंटे के टाइम में। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त सुनीता विलियम्स उस वैसे मॉड्यूल में है जो ड्रैगन है, वो रखा हुआ है सामने। हाँ, इस मॉड्यूल में जो है अभी चलते हैं वहां पे, उस पे बात करते हैं। हाँ, नहीं, मैं जो बता रहा हूँ वो अर्थ के अब चारों तरफ ऑर्बिट करना उन्होंने चालू कर दिया है। ओके। और अगले 10 से 12 घंटे वो अर्थ के चक्कर काटते रहेंगे। क्यों? क्योंकि जहां पर अनडॉकिंग हुई वो जो लोकेशन थी स्पेस में, उस लोकेशन से उनको अपना ओरिएंटेशन ऐसा एडजस्ट करना है कि जहां पर उतरना है वो मोस्ट एफिशिएंट वे में हो। वो बहुत अहम है, वो बहुत अहम। डॉक्टर त्यागी, आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये मैं सभी बच्चों को बताना चाहूँगा कि अब मान लीजिए कि आप एक ट्रेन में जा रहे हैं और एक ट्रेन से एक डब्बा अलग करना है, ठीक है। ट्रेन इंटरकनेक्टेड होती है, जो अभी मनीष ने बताया, लेकिन यहाँ पे चैलेंज क्या है कि जो स्पेस स्टेशन है वो एक स्पीड से घूम रहा है और आप भी स्पीड से घूम रहे हैं, तो वो अलाइनमेंट और आपको पीछे हटना है एक एक्यूरेट टाइम पे कि आप वापस न टकरा जाए। तो ये बड़ा क्रूशियल फेज होता है टेक्निकली, और इसको एक बहुत ही कहें कि एक सारा कोऑर्डिनेशन चाहिए, परफेक्शन चाहिए, जिसमें ऑटोमेशन भी इन्वॉल्व है और कभी कभी मैनुअली भी करना पड़ता है। तो ये फेज़ अगर निकल जाता है, उसके बाद ये जब एक दूरी पे आ जाते हैं तो फिर सेकंड फेज शुरू होता है, जब जहाँ उतरना है उस जगह पे आके। तो ये एक कहें कि नॉट अ वेरी सिंपल
मैन्यूवर, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इसके लिए बहुत परफेक्शन चाहिए, जो कि टेक्निकल एक्सीलेंस को शो करता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और देखिए अभी इसरो ने भी, आप देखिए दिनेश कुमार जी, इसरो ने भी अभी स्पेसएक्स मिशन लॉन्च किया था और वही सफलतापूर्वक उन्होंने पूरा किया है। डॉकिंग अनडॉकिंग उसका भी बहुत अहम पार्ट था। मुझे ये बताइए, सुनीता विलियम्स का ये मिशन पूरी तरह से अमेरिका के लिए है या पूरी दुनिया को भी इससे कुछ सीखने को मिलेगा, फायदा मिलेगा? नहीं, निश्चित ये पूरी दुनिया के लिए है। हाँ, हिंदुस्तान भी आगे चल के हम अपना स्पेस स्टेशन वहाँ पे बनाने वाले हैं। हाँ। भारतीय स्पेस स्टेशन वो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर रखा है। हाँ, जिससे हमें बहुत सारे लेसन्स मिलेंगे और आगे चल के और दूर की अगर आप सोचेंगे तो आगे चल के हम लोगों को मून के ऊपर एक स्टेशन हम बनाने वाले हैं ताकि वहाँ पे ह्यूमन कॉलोनी वहाँ पे बनाया जाए। तो अभी जो एक्सपीरियंस हमें हो रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, वो आगे के मिशन में काम आएगा। मार्स पे हम लोग भेजे जाएंगे। तो अभी ये जो बताया जा रहा है कि 9 महीने के लिए फंस गए हैं, आगे चल के इनका स्टैंडर्ड होने वाला कि 1 साल से कम कोई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएगा ही नहीं। मतलब आप कह रहे हैं ये फंसे नहीं थे क्या? वो सवाल अगर मुझे आप टाइम देंगे मैं बता दूंगा फिर। यू जस्ट गिव मी 1.5 मिनट। बिल्कुल नहीं फंसी थी, 1 घंटे के लिए भी नहीं फंसी। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा बहुत हूं। जिम्मेदारी से कह रहे हैं आप इस बात को। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इसकी। एज अ सिस्टम ये डिजाइन मस्त तक जा सकती है बात। हाँ, मैं बता देता हूँ क्या हुआ है। हाँ, देखिए, स्पेस स्टेशन ऐसा नहीं है कि जब चाहो तब चले जाओ, जब चाहो तब चले आओ। एग्जैक्टली। उनके यहाँ पे आप इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड वो फंसी थी कि नहीं फंसी थी, बच्चे भी बता देंगे अभी। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्रू 8, व्हाट इज क्रू 9 एंड व्हाट इज क्रू 10। ओके। मार्च 24 में क्रू 8 गया था वहां पर। हाँ, उनका सिस्टम ये होता है कि कभी भी स्पेस स्टेशन खाली नहीं रखा जाता है। 4 लोग जाते हैं, 4 लोग आते हैं। तो जैसे अभी हुआ है कि क्रू 10 गई, 10 लोग 4 लोग, तो वहां से 4 लोग क्रू 9 से वापस आ रहे हैं। इसी तरह क्रू 8 में 4 लोग गए थे। उनको आना था, जनरली 5-6 महीने का इनका टेन्योर होता है। हर 5-6 महीना रोटेशन होता है। अब बीच में नहीं कोई आ जा सकता है। एक बहुत बड़ी चीज आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सर थोड़ा जल्दी कर दीजिए, मुझे जल्दी से दूसरे वक्त के पास जल्दी पूरी कीजिए अपनी बात। क्रू 8 के अंदर जो ड्रैगन है, इसके अंदर 7 सीटें होती हैं। हाँ, जनरली वो 4 यूटिलाइज करते हैं, बाकी 3 नहीं यूटिलाइज करते हैं। तो क्रू 8 के अंदर 2 टेम्पररी सीट्स उन्होंने, उनके पास इंतजाम रहता, उन्होंने बना दिया। इफ दे वांटेड शी कुड हैव कम बाय क्रू 8 जो सितंबर में वापस आया। 3 चॉइसेस थे। नहीं, लेकिन उसमें तो स्पेस एक मस्त ने जब ये उनके सामने रखी थी, बाइडेन प्रशासन के सामने डॉक्टर त्यागी ये अपना प्रस्ताव रखा था कि हम वापस ला सकते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया था। तो वो क्या करते? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, जो ये कह रहे हैं, जब जितना उन्होंने अभी तक कहा है, उनसे आप सहमत हैं? देखिए, मुझे थोड़ा सा मैं भी हैविंग अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, क्योंकि हमारे पास पुराना एक्सपीरियंस था कल्पना चावला का। बिल्कुल सर। तो जो रिस्क जो असेस किया गया था, उसके हिसाब से वो क्वालिफाई नहीं कर रहा था, इसीलिए वो जो वापसी है वो टाली गई थी। और उसके बाद भी आप देखें कि 2 उसमें इशू थे कि एक जो थ्रस्टर है उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, दूसरा कुछ फ्यूल के लीकेज में प्रॉब्लम थी, और फाइनली मतलब वापस आने के बाद भी आप ये देखिए कि वो ठीक नहीं हुआ। अल्टीमेटली एक जो एलन मस्क हैं वो रेस्क्यू के लिए आए और एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये स्पेस शटल गया है जो उनको लेकर आ रहा है। नहीं, लेकिन जैसा कि वो कह रहे हैं कि स्पेस में 1 घंटा भी एक्स्ट्रा रहना आपके लिए मुश्किल है अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है। और ये तो 8 दिन के लिए गए थे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आपके पास जो कुछ इवेंचुअलिटीज के लिए आपको ट्रेन तो किया जाता है, ऐसा नहीं है। सुनीता विलियम का पहले भी जो एक्सपीरियंस है वो काफी दिनों का है। 322 दिन। मैंने भी पढ़ा कहीं पे डॉक्टर मनीष की वो इससे पहले भी फंस चुकी हैं अपने एक मिशन में, तो आप इनसे सहमत हैं? बिल्कुल। आप सहमत हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि वो गई थी बोइंग स्टार लाइनर में। ये जो स्पेस सूट पहनते हैं ये व्हीकल के हिसाब से बनता है। ओके। तो अगर उनको ड्रैगन में वापस आना है तो उनको स्पेसएक्स का स्पेस सूट चाहिए। अब जब वो गए थे बोइंग स्टार लाइनर में, तो बोइंग स्टार लाइनर के हिसाब से, उनके हिसाब से फिटिंग का स्पेस सूट बनता है, जो वो जो सीट्स होती हैं उसके अंदर परफेक्ट फिट हो। ठीक है। जब वो वहां पर रह गई और स्टार लाइनर वापस आ गया, तो दे कुड हैव कम बैक इन क्रू 8, लेकिन स्पेस सूट चाहिए था, एक एक्स्ट्रा था, वो सुनीता विलियम्स को फिट हो गया। एक्स्ट्रा दूसरा स्पेस सूट जो बुच विलमोर के लिए गया, वो क्रू 9 लेके गया था।
तो स्पेस सूट के बिना वापस नहीं आ सकते। ठीक है। हाँ, तो क्रू 9 जब स्पेस सूट लेके गया, देन इन दैट स्पेस सूट वो बुच विल्मोर है, एक एक्स्ट्रा जो था वो सुनीता विलियम्स ने पहना, आज वो वही स्पेस सूट पहन के वापस आ तो आप क्या मानते हैं कि ये वाकई एक छोटी सी रणनीति थी? अटकने वाली बात नहीं है, हाँ। लेकिन हाँ, प्रोसेस वाज डिलेड अ बिट। डिलेड अ बिट। आलोक जी, आपके एक छोटा सा कमेंट इसी पर, फिर मैं हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, जैसा कि हमारे इसरो के साइंटिस्ट कह रहे हैं, बिल्कुल उससे सहमत हूँ। ये जब भी एक क्रू दूसरे क्रू को सारा इन्फॉर्मेशन देता है, कि जैसे कि अचानक जो उन्होंने रिसर्च किया है वो सारा इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो और वापस आने के लिए जब तक पूरा गारंटी नहीं हो तब तक नासा रिस्क नहीं ले सकती, जैसा कि आपने कहा कल्पना चावला के साथ ऐसा हो गया था। तो बिकॉज वहाँ पर माइक्रो ग्रेविटी में काम करना पड़ता है। तो जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, ये हमारी सुनीता विलियम्स बिल्कुल उसके लिए वो प्रिपेयर्ड थी। तो इसमें जैसा ही हमारे पास जो सिक्योरिटी का जब बिल्कुल परफेक्ट होगा तभी लैंडिंग करेंगे। उसी हिसाब जब से नासा को लगा कि अब हम ला सकते हैं सुनीता विलियम्स को, तब उन्होंने स्पेस एक्स के साथ ये किया। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, 2 मिनट दीजिए। अभी बातचीत तो जारी रहेगी, अभी तो हमारा सेगमेंट शुरू ही हुआ है। अभी एक और बहुत इंटरेस्टिंग हम सेगमेंट लेकर आ रहे हैं। अब अपने दर्शकों को हम बताते हैं कि सुनीता की वापसी की पूरी प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले स्पेस स्टेशन से ड्रैगन कैप्सूल अलग होगा, जो अभी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से वो अनडॉक हुआ, जो आज सुबह हो चुका है। अब 17 घंटे का पूरा सफर जान लीजिए। ड्रैगन कैप्सूल स्पेस स्टेशन की तस्वीरें लेगा और फिर 41 मिनट बाद ड्रैगन पृथ्वी की ओर दौड़ेगा। सोलर पैनल से बैटरी चार्ज होना शुरू होगी और लैंडिंग से 44 मिनट पहले थ्रस्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। बाद में आएगा सबसे अहम समय। सबसे अहम समय क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होते समय ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की स्पीड कम होने लगेगी, जो कि फिलहाल अभी 27,000 किलोमीटर के आसपास की है प्रति घंटे की। लैंडिंग से 3 मिनट पहले स्पेसक्राफ्ट के पैराशूट खोले जाएंगे, ताकि पैराशूट से स्पेसक्राफ्ट की गति कंट्रोल हो सके और इस दौरान सेफ लैंडिंग में 6 एयरबैग अहम भूमिका अदा करेंगे। लैंडिंग के बाद स्पेसक्राफ्ट बंद कर दिया जाएगा। नासा की टीम लैंडिंग साइट पर पहले से मौजूद होगी। अंतरिक्ष यात्रियों की मेडिकल जांच की जाएगी, उनको फिर देखा जाएगा कि कहां ले जाना है, हॉस्पिटल लेके जाना है, इनका कुछ अभी इलाज करना है, रिहैबिलिटेशन करना है, क्या करना है। आइए आपको एनिमेशन के जरिए भी पूरी प्रक्रिया समझाते हैं। आइए पीसीआर एनिमेशन दिखाना शुरू कीजिए। देखिए यहां पर बिग वॉल पर वो एनिमेशन आएगा और मैं चाहूंगा मनीष आप मुझे ज्वाइन कीजिए और मुझे बताइए इस एनिमेशन को सबसे पहले कि ये तो देखिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, क्या ये वही जगह है जहां से डॉकिंग और अनडॉकिंग होती है मनीष, जो आप बता रहे थे? हाँ, मतलब ये जो कैप्सूल जा रहा है वहां पर जो ड्रैगन है, तो ड्रैगन का जो नोज कोन है, ये फ्लैप ओपन होता है। यहाँ पर मैंने बताया ना डॉकिंग अडेप्टर्स होते हैं, जैसे फ्लैप्स वहाँ दिख रहे हैं। ठीक है। वो ये जो है इसको IDSS कहते हैं, इंटरनेशनल डॉकिंग स्टैंडर्ड का एक मतलब एक नियम कानून रूल सेट है कि कैसा बनाया जाएगा। तो ये पेटल सिस्टम कहते हैं इसको। तो ये जाकर डॉक होता है। चलिए अगला एनिमेशन दिखाइए। ठीक है, ये हो गया पूरा। हाँ, यहाँ पर ये बोइंग स्टार लाइनर में गए थे। हाँ, नाउ नेक्स्ट विल बी, नेक्स्ट दिखाइए, जो उनका अनडॉक होके उनको वापस आना है। अगला एनिमेशन दिखाइए। यहाँ पर देखिए ये अगला एनिमेशन आ गया। ये यहाँ पर क्या ये अलग हो गया अब ये इससे? ये अलग हो गया। जो मैंने बताया था, तो ये पहले अभी पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है वो 200 मीटर होता है, देन 4 किलोमीटर बाय 2 किलोमीटर बाय 2 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, वहां तक ये दूर हो जाते हैं। ठीक है। फिर इसके थ्रस्टर्स फायर करे जाते हैं, ड्रैको थ्रस्टर्स कहते हैं उनको। ओके। वो जो थ्रस्टर्स फायर करते हैं वो ड्रैगन का थ्रस्टर्स मतलब जिनमें से बहुत हम आग निकलते हुए देखते हैं। वो जो इंजन होते हैं वो फायर करे जाते हैं, फायर किए जाते हैं। वो इंजन जो है वो इन दोनों को एक अलग कक्षा में कर देते हैं, जिससे कि वापस जाकर इससे टकराने जाए या ये वापस इससे टकराने जाए। ओके। वो हो चुका है अभी, वो हो चुका है। हाँ, वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वो प्रक्रिया पूरी। नेक्स्ट दिखाइए, नेक्स्ट दिखाइए। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये अब क्या हो रहा है? इससे पहले एक स्टेप और है, वो मैं बताता हूँ। वो स्टेप ये है कि जब ड्रैगन अलग होता है, हाँ, उसकी जो लोकेशन स्पेस में जो मैं बोल रहा था, और जहां उसको टच डाउन करना है, स्प्लैश डाउन करना है, उसको अलाइन करना बहुत जरूरी है। ओके। तो अगले जब हम बात करें इस वक्त और अगले 10 घंटे तक ये ड्रैगन अर्थ के सिर्फ चक्कर काटेगा। मतलब ये पृथ्वी है और इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर काटेगा वो, और वो चक्कर काटेगा जहां पर वो अलाइनमेंट करेगा। और 9 से 10 चक्कर ऐसे कटेंगे, हर चक्कर तकरीबन 90 मिनट का होता है। ठीक है। तो वो चक्कर ये काट के अलाइन करेगा, तभी हमें 18 घंटे लग रहे हैं। और उसके बाद ये प्रक्रिया आएगी। उसके बाद इसके पीछे का जो वो पार्ट होता है ना, जो वहां दिख रहा है, नीचे वाला पार्ट जो है ट्रंक, इसको हटा दिया जाता है। देखिए यहाँ पे नहीं है, वो ये नहीं है। हाँ। एंड ये उल्टी शेप में इधर से री एंटर करता है। ठीक है। ये जो पीछे यहाँ भी हम देख सकते हैं, जो पीछे ये तो इंजन दिख रहे हैं। मैं जो बताना चाह रहा हूँ, ये ऐसे एंटर नहीं करता एटमॉस्फेयर में, ये उल्टा एंटर करता है। उल्टा ये वाला पार्ट जो है, ये यहाँ पे हीट शील्ड है। ओके। वो एंटर करती है। उल्टा क्यों करता है? एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है क्या?
एंगल इंपॉर्टेंट है। अगर 6.9 2 से 6.9 हाँ। डिग्री के बीच में नहीं है हाँ। तो या तो इतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी कि जल जाएगा। क्या कल्पना चावला वाले मामले में ऐसा ही कुछ हुआ था? नहीं, उनका शटल था, उनकी तो हीट शील्ड के अंदर जो टाइल थी हाँ। वो टूट गई थी, तो वो हीट अंदर पेनिट्रेट कर गई सिस्टम। ओके, चलिए अगला एनिमेशन दिखाइए, चलिए उस पर बात करेंगे। और कल्पना चावला के गांव के पे भी हमारे संवाददाता मौजूद है। अब ये क्या हो रहा है? अब सही है, ये वाला ऐसे part आएगा। है। फिर 5.5 किलोमीटर ऊपर पैराशूट खुलते हैं। 2 बार पैराशूट खुलते हैं? 2 बार खुलते हैं। एक हाँ। ड्रॉग पैराशूट होते हैं जो इसको स्टेबलाइज करते हैं। जो ये होते हैं वो नहीं, ये मेन पैराशूट, ये मेन पैराशूट है। ओके, तो एक ड्रॉग पैराशूट है जो 5.5 किलोमीटर की ऊपर खुल जाएगा। हाँ। ओके, और फिर मेन पैराशूट्स खुलते हैं जो कि स्पीड को 7 किलोमीटर पर सेकंड की जो स्पीड है वो धीरे कम होते होते 5 किलोमीटर के आसपास जब आते तो 120 मीटर पर सेकंड की बचती है। ओके। क्योंकि अर्थ का फ्रिक्शन है, ठीक है। एटमॉस्फेयर का वो friction करीब 6-7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हो जाएगी। वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी। हाँ। फिर वहां से पैराशूट उस स्पीड को 5-6 मीटर की पर सेकंड की स्पीड पे ले आते हैं। ओके। एंड देन स्प्लैश डाउन, स्प्लैश लैंडिंग होती है। वो अगर वो एनिमेशन है तो वो भी दिखा दीजिएगा। स्प्लैश लैंडिंग जो थी, अगला दिखाइए जरा यहाँ पर। वो जो स्प्लैश लैंडिंग, ये स्प्लैश लैंडिंग है, मतलब समंदर में लैंडिंग होगी। समंदर में लैंडिंग क्यों होती है? ये डिजाइन ऐसे किया गया है कि पहले इनका डिजाइन ये था कि समुद्र पे नहीं, जमीन पे लैंड करेगा थ्रस्टर्स फायर करके। हाँ। बट देन उन्हें डिसाइड किया कि समुद्र पे लैंडिंग करने से थोड़ा सा सिस्टम जो है वो रिलायबल हो जाता है। ओके। सोयूज जो है, जो सोवियट्स का जो बनाया हुआ था, जो भी रशिया यूज करता है, वो जमीन पे लैंड करता है। अच्छा, हाँ, ये समुद्र में लैंड करता है, इसको ये स्प्लैश डाउन करता है और फिर इसके जो बॉयज होते हैं वो खुल जाते हैं, वो ऑरेंज कलर के होते हैं जिससे कि डिस्टिंक्टली दूर से नजर आ जाए ठीक और है। रेस्क्यू टीम इसको कैप्चर करती है। डॉक्टर त्यागी, प्रोफेसर त्यागी, लैंडिंग हो गई। अच्छा, एक और बाकी, अभी रुक जाइए मनीष जी, एक और बाकी दिखाइए जरा पीसीआर, वो भी दिखाइए जो एक बाकी है, उसके बाद हम जाएंगे। ये क्या हुआ? ये हाँ। बॉयज होते हैं, यही आप करते हैं। इन्फ्लेट हो जाते हैं जिससे कि ये फ्लोट करता रहे एंड देन द रेस्क्यू। तो सुनीता इसमें से कहां से निकलेंगी, मतलब किधर से? यहाँ पे हैच होगा जो, अच्छा, वो हैच खुलेगा। हैच खुलेगा, वो ये सब करेंगे वो। अच्छा, क्योंकि अभी वो माइक्रो ग्रेविटी से आई है ना, हाँ। तो अभी उनके लिए ग्रेविटी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। नहीं, ये मैंने बहुत पढ़ा है डॉक्टर त्यागी। उसमें मैंने पढ़ा है कि सुनीता विलियम्स के लिए अब, क्योंकि वो 9 महीने 13 दिन स्पेस में रह चुकी हैं, तो एक पेंसिल उठाना भी बड़ा मुश्किल होगा और उनके लिए ग्रेविटी में अब अपने आप को अडॉप्ट करने में थोड़ी परेशानी आएगी। क्या होगा उसमें? बिल्कुल, देखिए इसमें जो हेल्थ का जो इशू है वो ये कि आप जब माइक्रो ग्रेविटी या जीरो ग्रेविटी में रहते हैं तो आपके मसल्स काम नहीं कर रहे, क्योंकि मसल्स की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, तो मसल्स लॉस होता है बहुत। और दूसरा, आपका जो बोन का जो मास है वो कम होता है। तो ये दोनों चीजें से अब क्या होगा कि आपके पोस्चर में डिफेक्ट हो सकता है, आप सीधे खड़े ही नहीं हो सकते। पैरों की मजबूती में कमी आ जाती है। सारे मसल्स टोटल मसल्स लॉस है वो होता है। ओके। हर जगह का आप फेस पर भी देख रहे हैं। हाँ सर, है। वो सब जगह आपको दिखेगा। जी। तो ये जो टोटल लॉस है इसको रिकवर करने में टाइम लगेगा। ओके। अभी ये जो आपने बोला था रिहैबिलिटेशन सेंटर तो जी। नहीं होगा, बट इस नॉर्मल ग्रेविटी में अपनी बॉडी को एक्लिमेटाइज करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। कितना टाइम हो सकता है वो? वो डिपेंड करेगा, क्योंकि अभी ये नहीं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस्ड स्पेस जो वे हैं, ट्रैवलर हैं, इससे पहले भी जा चुकी हैं। और वो सुनते हैं कि वहाँ सुनते क्या, ये 2.5 घंटे 2 घंटे वहाँ पर वो एक्सरसाइज भी करते हैं खुद को फिट रखने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो ये इनके लिए कितना आसान होगा खुद को अर्थ के इस पूरे माहौल में अडॉप्ट करने में? चलना सीखेंगे यहाँ पे वापस, दोबारा से चलना सीखेंगे। दोबारा चलना पूरा पूरा सीखेंगे। सपोर्ट से चलना सीखेंगे। दोबारा चलना सीखेंगे। इनिशियली सपोर्ट के साथ ही चलना पड़ेगा। आप उस मेंटल दिनेश जी, एक और इसमें है जो मेंशन नहीं हो रहा है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि कैल्शियम लॉस होता है। हाँ। और मसल डिस्ट्रॉफी होती है। अच्छा, आपको कुछ यहाँ इस एनिमेशन में कुछ बताना है? कुछ आपको मैं बताना चाहूंगा, स्पेशल रह गया चलते चलते मैं ये बताना चाहूंगा कि कौन सा एनिमेशन? दे डेवलप व्हाट इज कॉल्ड बेबी फीट। आपके नीचे की जो और अंदर आइए, इधर आइए। मोटी होती है। हाँ, बस When you are in space, that becomes thin like a baby। एक नवजात शिशु के जैसा स्किन, पैर के नीचे पैर यूज नहीं होते हैं, तो वो उसको हार्ड होने में टाइम लगता है। इसमें कुछ आपको रह गया बताने मैं को? उसको जरा एक्सप्लेन करना किसको? अच्छा, इसको बताइए जरा। देखिए, फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड, आपको किसी भी स्पेस व्हीकल में यू हैव टू अंडरस्टैंड थ्रस्टर्स। थ्रस्टर्स मेन चीज उसका इंजन वही होता है। इसमें होते हैं, ये हैच खुल जाता है, यहाँ पे 4 थ्रस्टर्स होते हैं, क्योंकि डॉक्ड ऐसे होता है तो ये वापस स्पेसक्राफ्ट से ISS से दूर फेंकता है। वो 4 थ्रस्टर्स ये हैं, यहाँ पे हैं ऊपर की तरफ। ओके। हैच जब खुलता है तो वो 4 यहाँ पर होते हैं, क्योंकि आप डॉक्ड है, आपको वापस जाना, तो ये फायर करोगे तो उल्टी डायरेक्शन में जाएगा। उसके बाद 4 अच्छा, जब नीचे आता है तो ये, क्योंकि अभी देखा था हमने खुला हुआ था, नीचे की तरफ से धकेलते हैं वो। जब ये फायर करोगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में। बिल्कुल बिल्कुल। आफ्टर दैट लैचिंग अनलैचिंग, उसको सॉफ्ट कैप्चर, हार्ड कैप्चर, वो खत्म हो हाँ, जाता है। ठीक है।
उसके बाद ये इस तरह के यहाँ 12 ड्रैको थ्रस्टर्स होते हैं, 12 होते हैं, दे आर कॉल्ड द मैन्यूवरिंग थ्रस्टर्स। ओके, वो एंगल देते हैं स्पेसक्राफ्ट की तरफ मुड़ना है। मैन्यूवरिंग मतलब अगर उसको ऐसे जाना है, पिच करना है, तो यहाँ वाला फायर करेगा। अगर उसको इस तरफ जाना है तो इधर वाला फायर करना पड़ेगा। सो देयर आर 12 ओवर हियर। सुपर ड्रैको थ्रस्टर्स यहाँ होते हैं नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, वो जो अभी हम एनिमेशन में दिखा भी रहे थे। वो जब वहाँ जनरली हम लोग सोचते हैं कि नोज के थ्रू ऐसे करके वापस आएगा, नोज के थ्रू नहीं आता है वापस। वो फिर डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर होती है हीट शील्ड। हीट शील्ड अगर ये ऐसे डायरेक्शन में अगर आएगा जो आप अभी कहते कल्पना चावला का, जी। उसमें क्या हुआ था कि उसने बहुत कोशिश की थी, शी वॉज द फ्लाइट इंजीनियर। उसमें ये करना था कि कुछ टाइल्स यहाँ के टूट गए थे, निकल गए थे हीट शील्ड के, तो उसको ऐसे बड़ी कोशिश उसने की कि ऐसे करें कि इधर पे हीट ना आए। मान लीजिए अगर ये ऐसे डायरेक्शन में वापस आया, ओरिएंटेशन नहीं बदला, तो ये पूरा का पूरा हीट से जल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो नीचे 8 होते हैं, ये 8 क्या करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में धकेलते हैं, ठीक है, ताकि स्पीड इसकी कम हो जाती है। इतनी कम हो जाए, ऐसा हुआ है कि स्पीड कम नहीं हुई और पैराशूट खुला तो पैराशूट के रोप टूट जाते हैं। ओके, तो अच्छा, ये जो होता है ड्रैगन में 2 टाइप का होता है। एक होता है क्रू ड्रैगन which is pressurized, which carries human beings. Okay. The other is called cargo dragon. कार्गो भी बीच में सितंबर में इन लोग का जो सामान वगैरह खाने पीने का, पानी और चीज, वो ये ट्रंक है, ये ट्रंक डिस्कार्ड हो जाता है क्योंकि इसकी तो जरूरत है नहीं। थ्रस्टर्स यहाँ पर हैं, तो ये थ्रस्टर सिस्टम हैज टू बी अंडरस्टूड। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि ये सारी चीजें हैं, इनसे आलोक जी, प्रोफेसर आलोक जी, इन सारी चीजों से और क्या यहाँ पर अभी नासा के या स्पेस एक्स के दिमाग में चल रहा होगा? सबसे ज्यादा इसमें उनका किस पर फोकस होगा? देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जब हमारा लैंडिंग का होता है, डॉक्टर साहब ने बताया मैन्यूवरिंग करके वो थ्रस्ट लगा के अपने हिसाब से मैक्सिमम जब उनको लगेगा कि अब कंट्रोल में है, फिर लैंडिंग का जो वहाँ पर है, जैसे डिग्री की बात करते हैं मनीष जी, 2 से 7 डिग्री के आसपास, बिकॉज वहाँ पर इतना हीट जनरेट होगा। वो हमें जैसे लास्ट टाइम हमारा कल्पना चावला के टाइम में हुआ था, वो वाला इंपॉर्टेंट बहुत पार्ट, बिकॉज आप 28,000 किलोमीटर से सीधा 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आ रहे हैं, पैराशूट लैंडिंग वगैरह कर रहे हैं, तो वो वाला स्टेज हमारे हिसाब से सबसे क्रूशियल, बिकॉज लास्ट टाइम में वहां पर फेलियर भी हुआ था। अच्छा, तो वो जो फेलियर है मनीष, उससे बचने के लिए पूरा फोकस होगा इस समय, क्योंकि साइंस तो देखिए क्या है, साइंस अपनी सक्सेस से भी सीखता है और अपने फेलियर से भी सीखता है। तो क्या सीखा होगा और किस पर ध्यान होगा? तकरीबन 20 ट्रिप कर चुका है, और ये 10th क्रू को ड्रैगन लेके जा चुका है। क्रू 10 का मतलब स्पेस एक्स ने 10 मिशन पूरे कर दिए, 10वां मिशन ऊपर है, 9 पूरा अभी पूरा हो जाएगा। और सप्लाई भी करते हैं, कार्गो सप्लाई भी करते हैं। जो मेन एस्पेक्ट है वो लास्ट के वो 45 मिनट हैं। जब अपन विक्रम की बात कर रहे थे चंद्रयान में, तो वो आखिरी के 17 मिनट थे लैंडिंग उसकी, लैंडिंग वाला। तो यहाँ पर है कि जब ये डिसाइड किया जाएगा कि अब ये थ्रस्टर्स को फायर करके इसको थ्रस्टर्स, ये जो यहाँ से आग निकल रही है, ये जो निकल रही है, इनको फायर करके अलाइन कर दिया जाए, ठीक है, इस मॉड्यूल को, कि ये डी ऑर्बिट करके री एंटर कर जाए। तो वहां से चालू होगा जो मेन वो इवेंट रहता है, जहां पर 6 मिनट का कम्युनिकेशन ब्लैकआउट भी होगा, प्लाज्मा फॉर्मेशन होगा, टेम्परेचर जो है एट सर्टेन पॉइंट टेम्परेचर 2000 डिग्री के पार भी हो जाएगा। तो वो सारे चैलेंजेस, जैसे 3 से ये तब होगा जब पृथ्वी की कक्षा में वो जब आ चुके होंगे, मतलब स्प्लैश डाउन से वही 40-45 मिनट पहले ये सब। ओके, स्प्लैश डाउन से 40-45 मिनट पहले, क्योंकि उससे पहले तक बस ये चक्कर काट रहे हैं और अलाइन कर रहे हैं। यानी जो डी ऑर्बिट बर्न कहते हैं, डी ऑर्बिट बर्न के बाद ये चालू हो जाएगा। डी ऑर्बिट बर्न के बाद, डी ऑर्बिट बर्न लैंडिंग से 45 से 1 घंटा पहले होता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमारे जो वैज्ञानिक है वो बता रहे हैं। आप लोगों को कुछ दिमाग में है जो पूछना चाहते हैं? आप कुछ पूछना चाहते हैं हमारे वैज्ञानिकों से? ठीक है, चलिए, हमारे यहाँ पर जो छात्र बैठे हुए हैं जो ये कुछ पूछना चाहते हैं, बताइए क्या नाम है आपका? प्रिस्का मेरा नाम है। एंड मेरा सवाल ये था कि ये जो लैंडिंग हो रही है वो लाइक सी में ही क्यों हो रही है, लैंड पे क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, इसका जवाब अभी वैसे मनीष जी ने दिया है, लेकिन इसका जवाब लेते हैं। फिर एक इधर से बताइए। मेरा सवाल डॉक्टर त्यागी सर से, जैसे कि उन्होंने बोला था कि वो फंसी नहीं थी, तो फिर उनको इतना टाइम क्यों लग रहा है आने में? वो पहले कभी दिसंबर में आने वाली थी, अब डायरेक्ट मार्च में आ रही, तो इतने। ठीक है, और कोई सवाल किसी और को पूछना है? बताइए। मेरा सवाल ये है कि नाम क्या आपका? प्रीति नाम। बताइए। 288 दिन मतलब इन्होंने कैसे सरवाइव करा है? 288 दिन इन्होंने कैसे सरवाइव किया? सवाल तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, कि करके लेते हैं। मनीष जी, पहले तो वो पूछ रहे हैं कि समंदर में लैंडिंग क्यों? लैंडिंग के डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। अगर आपको याद हो तो शटल प्रोग्राम जो था अमेरिका का, नासा का, वो एक एरोप्लेन के जैसे आता था और रनवे पे उतरता था।
लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम थी कि उसकी जो टाइल्स होती थी उनको वापस से सही करना, और वो जो पूरा लेबर लगता था वो बड़ा टीडियस वर्क होता था, क्योंकि वो मिलियंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व होते थे उसके अंदर। और वहां पर एक छोटी सी गलती हुई और वी सॉ द कैटास्ट्रोफी, कल्पना चावला वाली जो। फिर नासा ने कमर्शियल क्रू वाला प्रोग्राम चालू किया, जहां पे स्पेसएक्स ने अपना बनाया, बोइंग स्टारलाइनर ने अपना बनाया। तो अलग अलग ऑप्शंस हैं। आप जो रशियंस यूज करते हैं वो जमीन पर उतारते हैं। पहले स्पेसएक्स ने भी सोचा हम भी जमीन पर उतारेंगे, बट देन एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस देखते हुए उन्होंने बोला कि इट्स बेटर कि हम स्प्लैश डाउन कर जाएं, जबकि स्प्लैश डाउन करने में इनकी जो व्हीकल की रीयूजेबिलिटी है उसमें प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम आती है। डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। जब सोयूज उतरता है तो वहां पर जो ट्रैवल करते हैं सोयूज के अंदर, जो रशियन मॉड्यूल है, वो ये बताते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि एक छोटी कार खड़ी है और पीछे से एक ट्रक ने धक्का मारा है। इस टाइप का इंपैक्ट होता है जब वो गिरते हैं आके। यहाँ पर वैसा नहीं होता, यहाँ पर कंफर्टेबल लोड है, वहां पर लोड आता है 8 से 9 गुना। मतलब आपका अगर ये हाथ मान लीजिए वो डायलॉग है ना फेमस, 2.5 किलो का हाथ, तो वो 2.5 किलो का नहीं, वो 25 किलो का हाथ फील होगा आपको। 2.5 किलो का हाथ 25 किलो का हो जाएगा। वैसे डॉक्टर त्यागी, जल्दी से एक जो सवाल उधर से दो आए उनका जवाब दे दीजिए जल्दी से। जो स्पेस लैब है वो एक लेबोरेटरी है जो अंदर सिवा ग्रेविटी के बाकी हालात बिल्कुल वैसे ही है जैसे यहाँ पर है, सिर्फ आप चल नहीं सकते, उड़ेंगे वहाँ पर। तो उसके लिए स्पेस में भेजने से पहले स्पेशल ट्रेनिंग होती है उनकी, साइकोलॉजिकल लेवल पे टेस्ट होता है, मेडिकल लेवल पे टेस्ट होता है, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, फिर बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। आपने राकेश शर्मा जब गए थे रशिया के स्पेसशिप में, तो 2 लोगों को सेलेक्ट किया था और फाइनली वो गए थे। तो उससे पहले जो ट्रेनिंग है कि आपको जीरो ग्रेविटी में कैसे रहना है, कैसे एक्सरसाइज करनी है, खाना भी है, पीना भी है, आपके जो बेसिक एक्ट हैं सारे करने हैं, ठीक है ना, रिसोर्स को रिसाइकलिंग करना है, तो वो अपने आप में एक सेल्फ सपोर्टिव सिस्टम है। नहीं, लेकिन डॉक्टर त्यागी सवाल यहाँ पर यह है कि सरवाइव कैसे किया? अगर उनके लिए क्या वहां पर साल भर का राशनिंग मौजूद थी, वहां पर खाना था, या 8 दिन के लिए गए थे और उनके लिए इतना वहां आईएसएस में होता है? बिल्कुल था, वो वहाँ वो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो सब बैकअप प्लान होता है। और लेकिन इसमें सिर्फ यही था कि शेड्यूल उनका 8 दिन का था और इतने दिन को, ठीक है, बैकअप प्लान वहां पर होता है और उसी के चलते ये वो सरवाइव कर पाए इतने 9 महीने 13 दिन तक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब चैलेंजेस की बात करते हैं, क्योंकि चैलेंजेस कुछ अभी भी हैं सुनीता की राह में। वो क्या है? सुनीता की वापसी के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती मुश्किल होती है पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री। जो हम बात कर रहे हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री के दौरान हादसे हो चुके हैं। कल्पना चावला वाला तो हमें याद है, उसके अलावा भी हादसे हो चुके हैं, इसलिए पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होना सबसे बड़ी चुनौती है। अब सुनीता की वापसी से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौती को तफसील से समझते हैं। जब पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होता है कोई यान, यही सबसे बड़ी मुश्किल होती है और यही सबसे मुश्किल वक्त होता है जिसे री एंट्री कहा जाता है। असल में अंतरिक्ष में ड्रैगन की न्यूनतम रफ्तार 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी इस कैप्सूल की, लेकिन री एंट्री के दौरान ड्रैगन कैप्सूल की स्पीड कम होने लगेगी। खतरा यह होगा कि किसी भी तरह की गड़बड़ी हुई तो जानलेवा घटना की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि एंट्री का एंगल जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, अगर वो गलत हुआ तो फिर घर्षण काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। घर्षण मतलब वो जो हवा है जो उस यान को बहुत तेजी से घिसेगी और उससे गर्मी बहुत पैदा होगी, बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होगी। 1500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान हो जाएगा, गर्मी से हीट शील्ड जल जाएगी और ऐसे में गर्मी से स्पेस क्राफ्ट जल भी सकता है, अंतरिक्ष यात्री भाप भी बन सकते हैं। लेकिन ईश्वर करे ऐसा कुछ ना हो, ऐसा कुछ ना हो, यही हम सब चाहते हैं। लेकिन इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर यह है, ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट के थ्रस्टर्स की जांच पूरी हो चुकी है, ठीक से काम कर रहे हैं ड्रैगन के थ्रस्टर्स, ये जानकारी सामने आई है। ड्रैगन के थ्रस्टर्स की जांच की गई है और ये सभी ठीक से काम कर रहे हैं। 16 थ्रस्टर्स से लैस है ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल करने में थ्रस्टर्स का बहुत अहम योगदान है और ये ठीक से काम कर रहे हैं, ये जानकारी सब आ रही है। लेकिन अब समझते हैं कि अगर थ्रस्टर्स फेल हुए तो क्या हो सकता है। थ्रस्टर्स फेल होना बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है और इसीलिए वो स्टारलाइनर नहीं ला पाया, क्योंकि उससे थ्रस्टर्स फेल हो गए थे। स्पेसक्राफ्ट में 16 ड्रैगो थ्रस्टर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, स्पीड और कंट्रोलिंग में ये कारगर होते हैं, डायरेक्शन देने के काम में थ्रस्टर्स का भी काम आता है। थ्रस्टर्स के खराब होने पर स्पेस में ही फंसने का खतरा मंडरा सकता है। थ्रस्टर्स को फिर शुरू करना एक बड़ी चुनौती होगी। चंद घंटों में ही थ्रस्टर्स शुरू हो जाते हैं, लेकिन कुछ घंटे लग जाते हैं। अब एक और बड़ी खबर है, खबर यह कि स्पेस एक्स के ड्रैगन में 4 सेफ्टी फीचर्स हैं। खतरों से बचाएगा स्पेस एक्स का ड्रैगन, यानी ड्रैगन में सेफ्टी फीचर्स भी पूरे दिए गए हैं ताकि कोई बुरा हादसा ना हो।
बोइंग का स्पेसक्राफ्ट फेल हो चुका था, इसलिए अब स्पेसएक्स ड्रैगन और ज्यादा फूक फूक के कदम रखता हुआ। बोइंग से ज्यादा सुरक्षित माना जा रहा है स्पेसएक्स का ड्रैगन। बोइंग और स्पेसएक्स की राइवलरी वो अलग बात है, वो पॉलिटिक्स में भी जाता है अमेरिका के, लेकिन अब जल्दी से ही देखिए कि ड्रैगन को सुरक्षित बनाने वाले इन 4 फीचर्स में की खासियत क्या है, कौन से फीचर्स हैं। पहला है लॉन्च अबॉर्ट सिस्टम, क्रू को रॉकेट से अलग करता है, गड़बड़ी होने पर काम आता है। फिर दूसरा है थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम, गर्मी से बचाने में मददगार है, री एंट्री के समय काम आएगा, हीट शील्ड पर लगा होता है। तीसरा है ऑटोनोमस ऑपरेशन, खुद ऑपरेट करने में सक्षम है, कैमरे जीपीएस रडार से लैस है। चौथा है सूट सीट सिस्टम, आग से बचने के खिलाफ यह बेहद कारगर है। और जरा इस पर अब जो हम बात कर रहे हैं चैलेंजेस के बारे में, मनीष क्या आप मुझे ज्वाइन करेंगे? थ्रस्टर जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, इस पे आप थ्रस्टर्स जो अभी हम बात कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या थ्रस्टर्स ही हैं या कुछ और है? देखिए अभी दिनेश जी समझा के गए थे कि यहाँ थ्रस्टर्स लगे होते हैं, ये 12 ड्रैको थ्रस्टर्स है। ये यहाँ पर क्रू बैठा हुआ है इस जगह पे, ये जो दरवाजा हम देख रहे हैं, ये सेटअप है जहाँ पे 4 क्रू मेंबर बैठे हुए हैं। ठीक है, ये जो पार्ट है ये डिस्कार्ड हो जाएगा, ये हटा दिया जाएगा, ये यहाँ से अलग हो जाएगा, ये नीचे वाला पार्ट अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हीट शील्ड है। अब आप इसको समझिए कि ये पार्ट जो है री एंट्री पे ये पार्ट सामने होना चाहिए। सामने होने का मतलब इसी एंगल में ये ऐसे, हाँ ऐसे ही आना चाहिए। लेकिन अगर ये ऐसे ही नीचे आया, हाँ, तो जो अंदर एस्ट्रोनॉट्स बैठे हैं उनके लिए वो जानलेवा हो जाएगा। अगर ऐसे वर्टिकली डाउन आया तो ओके। तो स्पेसएक्स क्या करता है, ड्रैगन मॉड्यूल क्या करता है, ये एक एंगल पे यू एंटर करता है। मतलब ये एनिमेशन यहाँ पे एक चला हुआ था ना, एक एंगल पे यू एंटर करता है। वो एनिमेशन यहाँ पर डाल दीजिएगा, जो एनिमेशन अभी आ रहे थे पीछे इस वॉल पे दीजिएगा। लेकिन अगर ये है तो ये ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये और टिल्ट होगा। ये अगर ये पार्ट मैं इसको मानूं, हाँ, तो ये ऐसे एंटर करेगा। इसका जो एंगल ऑफ अटैक कहते हैं कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है और हवा का डायरेक्शन क्या है, हाँ, वो 6.2 या 6.9 डिग्री में मेंटेन किया जाता है। ठीक है, मेंटेन कौन करेगा? थ्रस्टर्स मेंटेन करेंगे। तो आपने यहाँ पे देखा कि आपने एक अपडेट दी, थ्रस्टर्स को कंट्रोल कौन कर रहा होता है? ये अभी सब ऑटोमेटिक होता है। अच्छा, सब कुछ, मतलब ये पूरा सिस्टम ऐसा है जहां पर कोई कुछ नहीं करेगा। हम देख रहे होते हैं नीचे, फिल्मों में भी देखा है हमने, अपने इसरो की उसमें देखा है कि बहुत सारे लोग बैठे कंप्यूटर पे कुछ कर रहे होते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं? वो मॉनिटर कर रहे होते हैं कि कोई अनटुवर्ड अगर कुछ होने लगे, कुछ ऑफ नॉमिनल सिचुएशन हो जाए, तो अगर मैनुअल कंट्रोल पे पास करना है, देन वो उनका रोल प्ले आता है। और जो अंदर यात्री बैठे हैं वो क्या करेंगे? उन्हीं को बताया जाएगा, वो मैनुअली फिर कंट्रोल करेंगे। लेकिन वो जो पॉइंट होता है, देखिए आप इसको समझिए कि ये सब हो रहा है जब री एंट्री हुई, उस वक्त इसकी स्पीड होगी वही जो 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रहा होगा। इसका डी ऑर्बिट बर्न किया जाएगा, इसको अलाइन करेंगे, ये पार्ट अंदर आ रहा है। वहां पर फ्रिक्शन जो है, हवा का फ्रिक्शन जो है, वो जो कंप्रेशन हो रहा है क्योंकि हाई स्पीड से आ रहा है, वो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत बढ़ा देगा। लेकिन फिर मनीष जी, 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, कुल दूरी 400 किलोमीटर, तो 1 घंटा भी नहीं लगना चाहिए, ये 18-19 घंटे क्यों लग रहे हैं? ये क्या ना, अपन यहाँ पे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, वो अपना किस्मत की बात है कि हमारे पास एक एटमॉस्फेयर है। हाँ। विक्रम के टाइम पे एटमॉस्फेयर नहीं था। हाँ। तो थ्रस्टर्स को कंटिन्यूअसली फायर करना पड़ा था हमें 17 मिनट तक, जब तक उसका सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई। हाँ। यहाँ पर एक बार अलाइन करके इसको छोड़ दिया जाना है। हाँ। कि इसका ओरिएंटेशन जो है, जिसको हम एटीट्यूड कहते हैं, हाँ। वो मेंटेन रहे। एंड देन ये जब एंटर करेगा, जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, तो ये वाला फेस जो है वो सारी हीट को लेगा। इसके ऊपर एक लेयर लगी होती है। इतना टाइम क्यों लग रहा है? इतना 18-19 घंटे का टाइम क्यों लगेगा? क्योंकि इसको जहां लैंड करना है, हाँ। जहां इसको उतरना है, वो जो लोकेशन है, इसको उस लोकेशन के साथ अलाइन होना। आप इसको समझिए, अभी स्पेस, ये जो क्रू मॉड्यूल है धरती के चारों तरफ घूम रहा है, 90 मिनट में एक चक्कर काट रहा है। हाँ। धरती भी तो उसके नीचे घूम रही है क्योंकि धरती खुद घूम रही है। तो वो अलाइनमेंट पूरा फिक्स करने में और वो जगह मिस ना हो जाए, इसलिए इतना टाइम लगेगा। क्योंकि अगर गलती हुई, हाँ, तो फिर इसको वापस ऑर्बिट में जाना होगा, फिर जाना पड़ेगा ऑर्बिट में। फिर इसके वो थ्रस्टर्स जो है ना बड़े वाले। आइए जरा वहां चलते हैं। डॉक्टर त्यागी क्या कह रहे हैं कि अगर गलती हुई तो फिर से स्पेस में जाना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, फिर वो सारा प्रोसेस रिपीट होगा। ओहो। और अगर 1 सेकंड दोबारा से, मतलब कुछ मिनट ये तो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला है। इसीलिए जो एक्यूरेसी है और सारा सिस्टम ऑटोमेटेड है, जो सेकंड्स के लिए भी उसमें जो एरर का गुंजाइश नहीं है। अगर मैनुअल उसमें इंटरवेंशन होगा तो हो सकता है ह्यूमन एरर का चांस हो जाए। इसीलिए उसको फुली ऑटोमेटिक ये मतलब सिस्टम रहेगा जब तक कि ये एटमॉस्फेयर की रेंज में नहीं आ जाता। नहीं तो इसमें सब कुछ ऑटोमेटिक पहले से कोडिंग फीड है, प्रोग्रामिंग फीड है, कमांड्स मिल चुकी हैं उसको क्या क्या करना है। कहीं भी 1% भी 0.1% की भी गलती की गुंजाइश नहीं है। हाँ, जब तक ऑटोमेशन में है। हाँ, अगर ऑटोमेशन में कुछ गड़बड़ आती है तो फिर मैनुअल पर आएंगे। आपने अभी अपडेट दी थी ना कि थ्रस्टर्स चेक करें हैं। हाँ। तो थ्रस्टर है, नेविगेशन सिस्टम है, उसको इसीलिए चेक करा जा रहा है कि हम तैयार तो है ना।
ओके, बोइंग स्टारलाइनर में क्या प्रॉब्लम आई थी? थ्रस्टर्स खराब हो गए थे। तो इन्हें चेक कर ली कि थ्रस्टर्स परफेक्टली फाइन है, उनको हाँ, टेस्ट कर दिनेश जी लिया। भी कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं। मैं बोइंग स्टारलाइनर के बारे में जरूर कहना जी, बोलिए। चाहूंगा। हम सबको लग रहा है कि कितना बेकार यान था, उसके 5 हीलियम लीक्स थे, बिल्कुल 28 में से 5 मैन्यूवरिंग थ्रस्टर्स नहीं काम कर रहे थे, उसका मेन प्रोपल्शन फ्यूल जी। टैंक का जो वॉल्व था वो भी नहीं काम कर रहा जी, था। जी, जी। मतलब मल्टीपल फेलियर्स, फिर भी वो सुरक्षित वापस आया। इसका मतलब फॉल्ट टॉलरेंस उसकी कितनी हाई है उसको नहीं, हम, लेकिन वो आया तो उसमें लोग क्यों नहीं आए? वो क्योंकि ये डर रहे थे। मैं तो, आपको याद होगा इसी प्रोग्राम में मैंने कहा था कि इट इज सेफ एंड इट विल कम बैक सेफली। हाँ। कोई दिक्कत नहीं। इनके जो 3 ऑप्शंस में बता रहा था सुनीता विलियम्स के, उसमें से एक था स्टारलाइनर से आना। ओके, वो उन्होंने बोला इट इज टू रिस्की, और भी इलेक्शंस होने वाले थे, सो नोबडी वांटेड टू टेक रिस्क। नहीं ये क्या आलोक जी, ये पॉलिटिकल नहीं था क्या? नहीं, वेट। अच्छा, बात डॉक्टर त्यागी बात I would like to complete. Second option was to come by Crew 8, जो ऑलरेडी वहां पे डॉक था। हाँ, तीसरा ऑप्शन था क्रू 9 से आना। क्रू 9 स्पेसिफिकली उनके लिए 4 लोग जाते हैं, उसमें सिर्फ 2 लोग गए, निक हेग एंड एक दूसरा जो था। हाँ, तो इट वॉज प्लान्ड, क्योंकि अगर वो 2 लोग गए वहां पे, वो तुरंत वापस नहीं आ सकते थे ना, सितंबर में ही इतना पैसा खर्च हुआ, वो काम के थे। अच्छा, एक चीज और बता दूं, सुनीता विलियम्स का ये तीसरा ट्रिप था, ये नहीं कि वो पहली बार गई हैं। इंक्लूडिंग विलमोर का ये पहला ट्रिप नहीं था। दूसरा था, वहां पे इंसानों की जरूरत पड़ती है, स्पेस स्टेशन का रिपेयर करना पड़ता, कहीं कुछ वॉल्व लीकेज है, तो कहीं कुछ फिर है। मेरा सवाल है, तो फिर बोल देते कि हम 9 महीने के लिए भेज रहे हैं, फिर 8 दिन बोला क्यों? वो बात आप अगर ध्यान देंगे, सितंबर में नासा के साइट पे भी जाएगा, नासा ने डिक्लेयर किया था वी विल कम बैक इन मार्च, उन्होंने उसी समय बोल दिया था। तो कहाँ है? लेकिन वो टीवी में सेंसेशनल सब जगह था कि नहीं, हम तो वही मानेंगे ना जो ऑफिशियल आ रहा है। ऑफिशियल वही था कि 8 दिन की बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं आता हूं अभी, आप डॉक्टर त्यागी आपसे बात करना चाह रहे हैं, मुझे लगता है इनका कुछ है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। लेकिन मैं आप अभी एक मिनट एक कुछ और दिखाना चाहता हूं। देखिए, विज्ञान, हमने अभी कहा कि सक्सेस तो उसके लिए सक्सेस स्टोरी है, लेकिन फेलियर भी उसके लिए एक बहुत कुछ सीखने का साधन है, और अपनी असफलताओं से वो सीख लेता है। एक ऐसी ही असफलता दर्ज हुई जिसे भुलाए नहीं भूला जा सकता। जिक्र भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला से जुड़ा है, जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। स्पेस के लिए 16 जनवरी 2013 को उन्होंने उड़ान भरी। 1 फरवरी 2003 को शटल पृथ्वी की ओर बढ़ा। पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होते वक्त मुसीबत पैदा हो गई। स्पेस शटल में जोरदार झटका महसूस किया गया। एस्ट्रोनॉट्स को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। शटल में ब्लास्ट से पहले ही दर्दनाक मौत हो गई कल्पना चावला की। टेक्सास के चारों तरफ बरसने लगे यान के टुकड़े। शटल के लेफ्ट विंग से टकराया फोम का टुकड़ा। शटल के लेफ्ट विंग पर फोम टकराने से छेद हुआ, और छेद के चलते शटल में वायुमंडलीय गैस भर गई। सेंसर में खराबी के चलते शटल पूरी तरह नष्ट हो गया। और ऐसे और भी हादसे हुए। अब आपको अंतरिक्ष मिशन से जुड़े कुछ और जानलेवा हादसों के बारे में बताते हैं। अंतरिक्ष मिशन के जानलेवा हादसे। अपोलो 1 याद होगा आपको। 27 जनवरी 1967 अमेरिका, कमांड मॉड्यूल में ट्रेनिंग के दौरान आग लग गई और 3 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। सोयूज 11 30 जून 1971 रूस, यान के धरती पर लौटते समय हादसा हो गया। 3 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। चैलेंजर शटल 28 जनवरी 1986 अमेरिका, अंतरिक्ष शटल लॉन्च के 73 सेकंड बाद हवा में फट गया। 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। कोलंबिया शटल, जिसकी हम बात कर रहे थे, कल्पना चावला, 1 फरवरी 2003 अमेरिका, पृथ्वी पर लौटते समय वायुमंडल में उनका शटल बिखर गया। कल्पना चावला समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को खो दिया हमने। शेंझोउ 10 2013 मानव युक्त मिशन तकनीकी खराबी की वजह से असफल हुआ और सभी अंतरिक्ष यात्री किस्मत से बच गए, सुरक्षित रहे। लेकिन हमारे साथ, क्योंकि कल्पना चावला की बात हो रही है, अगर पीछे आप जुड़ चुके हो चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से हमारे संवाददाता, तो उनके पास चलते हैं। देखिए, मोहित हमें स्क्रीन पर दिख रहे हैं। मोहित, जहां से कल्पना चावला ने पढ़ाई की, नासा तक पहुंची, वहां पर मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। मोहित, आज कल्पना चावला को फिर हम याद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की तरह सुनीता विलियम्स की वापसी पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। आप वहां पर हैं और आपके पीछे हम कल्पना चावला की फोटो भी देख पा रहे हैं। बताइए, वहां क्या बातें हो रही हैं इस वक्त सुनीता विलियम्स को लेकर? देखिए, जल्दी से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। यहाँ पर आप देखिए, ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज का, और एक अपना इतिहास है इसका। 1978 से 1922 जो सबसे कामयाब चेहरा आज तक यहाँ का रहा है वो है कल्पना चावला। 1982 में
उन माफ़ कीजिएगा 1978 से 1982 तक वो यहाँ पर पढ़ाई की, उन्होंने यहाँ से पास आउट हुई। कितना लगाव उनका था देखिए यहाँ पर, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज फॉलो योर ड्रीम्स, ये लिखकर कल्पना चावला ने साइन करके, और उनके जो क्रू के साथी हैं उनके साइन किया हुआ फोटोग्राफ भी यहाँ पर है, और ये पूरी वॉल इसी तरह से उनको डेडिकेट की गई है, और पूरा डिपार्टमेंट ही एक तरह से हम कह सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एचओडी सर हैं। सर, आप क्या इस कहेंगे, सुनीता विलियम्स लैंड होने जा रही हैं, सबकी नज़र टिकी हुई है, ऐसे ही कल्पना चावला के साथ ये हादसा हो चुका है, आपका सबसे कामयाब चेहरा गायब हो गया अंतरिक्ष में, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे सुनीता विलियम्स जो लैंड होने जा रही है उसको लेकर? सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं देता हूं कि उनकी लैंडिंग पूरी तरह से सफल हो। ये एक तरह से एक मिसाल कायम हो जाएगी बच्चों के लिए भी कि अभी सारा स्पेस मिशन जो है सुरक्षित रहेगा, तो आगे मोटिवेशन मिलेगा बच्चों को भी, और हमें गर्व है कल्पना चावला पे जिसने हमारे कॉलेज का और डिपार्टमेंट का नाम रोशन किया। आप क्या कहना चाहेंगे? आप स्टूडेंट्स हैं, आपको लगता है सुनीता विलियम्स जब वापस आएंगी उनका जो एक्सपीरियंस है वो आगे आपके काम आएगा रिसर्च में, आगे अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने में? जी हाँ, बिल्कुल मैडम, हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अचीवमेंट, लेकिन 9 मंथ स्पेस में रहना कोई आसान काम नहीं है। उन्होंने साबित किया कि कोई भी वहाँ पे इतने टाइम तक रह सकता है, अपनी रिसर्च कंटिन्यू कर सकता है। उन्होंने एक मिसाल कायम की है। हमारे लिए वो प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा समय तक उन्होंने स्पेस में अपना टाइम बिताया और बिना किसी परेशानी के उन्होंने अपना काम जारी रखा, और इससे हमें बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है कि हम किसी भी परिस्थिति में कभी भी कैसा भी काम कर सकते हैं बिना किसी रुकावट या बिना किसी मुश्किल के। मैं बस शुभकामनाएं देना चाहूँगा और इंतजार करूंगा वो जल्द से जल्द सफल देखिए, तो चाहे वहाँ के उस डिपार्टमेंट के टीचर्स हों, स्टूडेंट्स हों, सब सुनीता विलियम्स की वापसी की यहाँ पर दुआएं भी मांग रहे हैं, सुरक्षित वापसी की, और वो कल्पना चावला से कितना प्रेरित हैं वो भी वो बता रहे हैं। वाकई ऐसी स्टोरीज छात्रों को प्रेरित तो करती हैं प्रोफेसर आलोक कुमार झा, लेकिन साथ ही साथ डर भी लगता है। कोई नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, लेकिन उसके बावजूद डर तो लगता है। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमारे पास इतना टैलेंटेड पूल है, हाँ, जो अपने देश के लिए कुछ भी करने को मतलब तैयार है। आज आप देखिए, हम जो भी जैसे मिशंस हमारा पहले भी रहा है, और आपको शायद जानकारी खुशी होगी कि हमारा चंद्रयान का नेक्स्ट मिशन का भी अप्रूवल मिल गया है। कल कैबिनेट में मैं कहीं सुन रहा था। तो इससे मतलब हमारे पास टैलेंटेड वूल है, प्लस हम बहुत एफिशिएंटली मतलब बहुत कॉस्ट मैनेज करते हुए अपना मिशन करते हैं। आप इसरो की बात कर रहे हैं? जी हाँ, इसरो हमारा जो है, तो हमारी जो है ना भारत, वो वीरों से भरी हुई है। इतना छोटा चैलेंज हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मतलब मैं बिल्कुल श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ कि हमारा मिशन बिल्कुल जो सुनीता विलियम्स बिल्कुल कल परफेक्टली आएंगी। कल बहुत अच्छी बात है। तो प्रोफेसर आलोक कुमार झा कह रहे हैं कि वो बिल्कुल श्योर हैं कि वो आएंगी, सुरक्षित आएंगी। लेकिन देखिए, अब एक बड़ी खबर बता दूं आपको, सुनीता की वापसी पर जो खबर आ रही है, वापसी के बाद भी कई तरह की मुश्किलें आएंगी सुनीता के सामने। धरती पर आती है शारीरिक दिक्कतें, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था, लेकिन पूरी तरह से बात नहीं हो पाई थी। पूर्व में भी कई अंतरिक्ष यात्री, कई एस्ट्रोनॉट इससे परेशान हुए हैं, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी है नहीं, यहां पर ग्रेविटी है, तो दोनों में आपको बैलेंस करना, दोनों को आपको वहां से यहां का एटमॉस्फेयर अडॉप्ट करना आपको पड़ेगा। लेकिन आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं, स्पेस से जुड़े हुए ये मिशन बिल्कुल भी आसान नहीं होते। क्यों, ये समझते हैं। बिग वॉल पर दिखाइए पीसीआर, क्या दिक्कतें आती हैं। 2 तरह की दिक्कतें, तकनीकी और शारीरिक। पहले तकनीकी दिक्कत, पृथ्वी के वायुमंडल में 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उनको यहां पर आना है। फिर उसके बाद मांसपेशियां, जैसा कि अभी बता रहे थे प्रोफेसर त्यागी, कमजोर हो जाती हैं आपके शरीर की, और वो आपको आगे यहां पर रहने में दिक्कतें पैदा करती हैं। फिर और क्या दिक्कतें आती हैं, इसी तरह धरती के वायुमंडल में टकराने से स्पेस क्राफ्ट जो टकराता है वो आपके लिए बहुत अहम है यहां पर। जबकि शारीरिक दिक्कत, चीजों को हवा में छोड़ने की आदत हो जाती है, क्योंकि यहां पर स्पेस में चीजें ऊपर की तरफ जाती हैं, नीचे नहीं आती हैं, और यहां नीचे आती हैं। फिर क्या तकनीकी दिक्कत, टकराव से घर्षण होने पर बहुत गर्मी पैदा होती है। जबकि अगर शारीरिक दिक्कतों की बात करें तो हड्डियों का घनत्व 1% कम होता है हर महीने, यानी हड्डियां कमजोर होती हैं, कह सकते हैं पतली होती हैं। और तकनीकी दिक्कत क्या आती है, हीट शील्ड में खराबी, जिसके चलते स्पेसक्राफ्ट जल भी सकता है, जो हमने इससे पहले देखा है। शारीरिक दिक्कत, आंखों की रोशनी कमजोर होती है, यह भी देखा गया है। एक और मुश्किल का सामना अंतरिक्ष यात्रियों को करना पड़ेगा। उनको सामान हवा में छोड़ने की आदत हो जाती है, उनको वहां उस एटमॉस्फेयर में जीने की आदत हो जाती है, जिससे परेशानी होती है। मनीष, लोग यहाँ से फॉरेन जाते हैं अमेरिका, तो वहाँ का मौसम अडॉप्ट करने में दिक्कत हो जाती है। ये तो ग्रेविटी और माइक्रो ग्रेविटी का अंतर है। मतलब कितनी दिक्कतें आएंगी इन लोगों को जो वापस आ रहे हैं, 9 महीने के बाद वापस आ रहे हैं। देखिए, ये
अपना जो इंसानी शरीर है ये जब हम धरती पे हैं तो ग्रेविटी के हिसाब से बना है। तो अभी आप खड़े मैं खड़ा हूं तो पूरे शरीर का जो वजन है वो नीचे की साइड जा रहा है। आप माइक्रो ग्रेविटी में जाएंगे तो वो तो वेटलेसनेस है, आपको फील ही नहीं हो रहा। हमें धरती नीचे खींच रही है इसलिए हम इसको नीचे बोलते हैं। माइक्रो ग्रेविटी में ना नीचे ना ऊपर है, तो आप खड़े होके सोइए, लेट के सोइए, उल्टे हो जाइए, कुछ फर्क नहीं पड़ना। अब यही सारा जो है प्रोसेस 9 महीने तक इनने सबने देखा है, सुनीता विलियम्स एंड बुच विल्मोर ने। तो जब ये वापस आएंगे तो जैसे कि कोई बुरा हादसा हो जाता है तो एक ट्रॉमा रह जाता है ना थोड़ा सा कहीं दिमाग में, तो उस तरीके का इनके दिमाग में एक छोटा सा, क्योंकि दे आर वेल ट्रेन्ड, वेटरन है ये तीसरा इनका था। बुच विल्मोर भी तीसरी बार गए थे, वो भी 4-5 बार स्पेस वॉक भी कर चुके हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी तो आता है। अचानक ग्रेविटी को आपको अडेप्ट करना, आपको ये बात माननी पड़ेगी कि यहाँ पर ग्रेविटी है, ये चल नहीं पाएंगे। एक साइकोलॉजिकल पार्ट भी होगा, जैसे वो देखा उन्होंने ग्लास छोड़ दिया। नहीं, और सर डॉक्टर त्यागी, जब हम कहीं ट्रैवल करते हैं लंबा तो जेट लैग की समस्या से परेशान हो जाते हैं। ये तो स्पेस से धरती पर आ रहे हैं, इनको कौन सा लैग होगा? और फिर ये मतलब ठीक है, ये मेंटली प्रिपेयर होंगे, जैसा कि सर कह रहे हैं कि वेल ट्रेंड है, फिर भी सर शरीर तो बिल्कुल फिजिकली जो चीजें होंगी उसको देखेगा। वो 2 लेवल पे मतलब जो दिक्कतें हैं, एक साइकोलॉजिकल लेवल पे है जो आपने अभी देखा कि आप कहाँ हैं, अब माइक्रो ग्रेविटी में नहीं है, तो वो जो अडेप्ट किया आपने, एक वो हो गया। दूसरा जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, आप देखिए कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड हार्ट जो है वो ऊपर की तरफ पंप कर रहा है, ब्रेन में जा रहा है। हाँ, ठीक है। अब वो ब्रेन, वहाँ पर ग्रेविटी है नहीं, तो कुछ फ्लूइड जो है ब्रेन में एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, जो ब्रेन की कैविटीज होती हैं। हाँ, और वो आपकी आईसाइट को दिक्कत करता है। क्योंकि ये एक मतलब ये लेटेस्ट फाइंडिंग है, और वो शुक्र है कि अभी इन दोनों को इस तरीके का दिक्कत नहीं है। कि अभी बाद में भी हो सकता है पता लगे। तो एक दिक्कत इस तरीके की आती है, तो ये एक और क्या हो सकता है, वो अभी एक रिसर्च का क्वेश्चन है। और ये नहीं, मेरा तो ये सवाल है दिनेश जी कि ये लोग जब आएंगे तो ये खुद अपने आप में एक रिसर्च का विषय हो जाएंगे। 9 महीने रह के आए, इनसे ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है शायद, अगर आपकी बात सही नहीं है तो, कि ये लोग 9 महीने रहकर आए हैं तो इन लोगों ने कैसे वहां पर रहा, कैसे सीखा, इनके ऊपर भी रिसर्च होगा क्या? बिल्कुल, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, दैट इज कॉल्ड इंटरक्रैनियल प्रेशर। हमारे आंख में पानी होता है, एक्वस मैटर होता है, हमारे ब्रेन में पानी, ये सब पूरा फ्लोट करता है। हमारा हार्ट जो पंप करता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इनको हो जाती है। क्योंकि जैसे मैं खड़ा हूँ तो ग्रेविटी मेरा ब्लड को नीचे खींच रहा है, और यहाँ वाला भी जो ब्रेन में जा रहा है वो नीचे की तरफ जा रहा है, हार्ट पंप कर रहा है ऊपर यहाँ से। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे तो ग्रेविटी है ही नहीं, तो हार्ट का भी काम नहीं करना पड़ता, बहुत मिनिमम स्लो रेट पे काम करता है, उससे कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, मैं एक चीज, इसलिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है। चांद पे अगर हम जब अपना स्टेशन बनाएंगे, दैट विल बी बेटर, बिकॉज चांद पे ग्रेविटी है 1/6 ऑफ द अर्थ, वहाँ भी कम है। अगर आप कोशिश करोगे कि 2 मीटर का मैं छलांग लगाऊं तो 6 गुना दूर आप जाओगे, 12 मीटर पे चलोगे। अगर मैं यहाँ से वहाँ कूदने की कोशिश करूँगा तो मेरी छलांग वहाँ जाके गिरेगी। एक चीज़ और मैं ज़रा बताना चाहूँगा जो मिस आउट हो गया है। अभी सुनीता विलियम्स और विल्मोर के साथ एक एस्ट्रोनॉट है, उनका नाम है निक हेग इज कमिंग बैक। निक हेग की कहानी ये है कि 2018 में ये सोयूज़ रॉकेट से जब जा रहे थे, पहला स्टेज फायर किया, उसके बाद सेकंड स्टेज फायर करना चाहिए, 50 किलोमीटर के बाद 90, वो सेकंड वाला फायर ही नहीं किया। तब इनकी हाइट थी 90 किलोमीटर्स, तो 90 किलोमीटर से अगर वो पृथ्वी पे वापस गिरते तो पता नहीं क्या होता, तो मिलते नहीं। दैट टाइम आपने एस्केप सिस्टम जो बताया था, वो उनका यान जो है मेन रॉकेट से सेपरेट हुआ, और एंड देन ही लैंडेड डाउन सेफली। तो अब उनकी हिम्मत सोचिए कि मरते मरते बचे, वो फिर चले गए इंटरनेशनल स्पेस। क्या बात है सर, तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी। लेकिन हिम्मत सर, ये तो सर कहने की बात नहीं है। स्पेस में अगर कोई जा रहा है तो अपनी जान हथेली पे लेके जा रहा है सर, कि उसको मालूम है कि मैं सुरक्षित वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा। बिल्कुल, मैं चाहूंगा इसमें आलोक जी 10 सेकंड में। लिफ्ट के अंदर जब हम नीचे उतरते हैं तो हम थोड़ा सा फील करते हैं वो वेटलेसनेस की प्रक्रिया। वहाँ तो बिल्कुल ही आप देखिए, वो तो मतलब वो तो अलग ही लिफ्ट है सर। हमारा नर्वस सिस्टम यहाँ इतना दिक्कत है, वहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत है। लेकिन दे आर वेल ट्रेंड।
देयर वेल ट्रेन। सुनीता विलियम्स ने अब तक 62 घंटे 6 मिनट का स्पेस वॉक किया है, जहां पे ग्रेविटी नहीं है, जहां पे वो हवा में 1 फीट चलेंगे 6 फीट आगे जाएंगे। अब तक कुल 9 स्पेस वॉक कर चुके हैं सुनीता। इस बार सुनीता ने 2 बार स्पेस वॉक की है और इस साल कुल 11 घंटे 27 मिनट की स्पेस वॉक सुनीता ने की है। तो सुनीता इस बार बहुत बार स्पेस वॉक कर चुकी हैं और इसीलिए सुनीता बहुत अहम है, सुनीता बहुत एक्सपीरियंस्ड है, सुनीता बहुत जानकार है और अपने आप में एक बहुत चलता फिरता वो संस्थान हो गई अंतरिक्ष के बारे में। मनीष, सुनीता विलियम्स की स्पेस वॉक की बात करें या फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें, भारत कब तक पहुंचेगा यहाँ पर? देखिए, एक्सियम 4 एक मिशन जाने वाला है इसी साल, मे बी सेकंड या थर्ड क्वार्टर में, जहां पर हमारे गगनयात्री जो हैं वो उस कमर्शियल फ्लाइट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने वाले हैं। ये हमारा पहला कदम है, क्योंकि अपन जो सब ये बातें कर रहे हैं, वो जो व्हीकल है, जो ड्रैगन है, वो जब लिफ्ट ऑफ होगा और जब वहां पर डॉकिंग होगी और वहां से जब वो वापस आएगा, उन टेक्निकलिटीज को आप प्रैक्टिकल करे बिना समझ नहीं सकते। आप कितनी भी ट्रेनिंग ले ले, वर्चुअल ट्रेनिंग इनकी बहुत होती है, AR VR से ट्रेनिंग होती है। वही चलते हैं फिर, आइए फिर वही चलते हैं। इनको इतना ट्रेन किया जाता है, कैसे क्या करना होगा, कैसे ट्रेनिंग लेंगे, कैसे भारत इसमें तो अपने आप को ऐसा ही एक करेगा? मॉड्यूल है जिस मॉड्यूल में हमारे जो गगनयात्री हैं वो इसमें ट्रैवल करने वाले हैं। एक्सियम 4 नाम है उस मिशन का। ये एक प्राइवेट कमर्शियल लॉन्च है एंड उस मिशन से वो हैंड्स ऑन, मतलब जो फर्स्ट। अच्छा, ये देखिए, ये स्पेस स्टेशन भी आ गया, इसके बारे में आप बात कर रहे थे। मैं बात कर रहा हूँ कि अपना जो गगनयान मिशन है, जो भारत करना चाहता है, उसकी पहली फ्लाइट है G1 फ्लाइट, जो इस साल होनी है। इस साल 2 फ्लाइट होनी है, G1 एंड G2, क्योंकि हम तैयार कर रहे हैं अपना खुद का एक ऐसा मॉड्यूल जो अपने गगनयात्री इसको स्पेस में लेके जा सके। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जिसके एनिमेशन को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, इसको क्या समझा सकते हैं कि कौन सा एरिया कहाँ पे है, कहाँ पे क्या चीज होती है, कहाँ पे डॉकिंग होती है, ये क्या चीज है? ये देखिए, ये जो है, ये सोयूज है जो रशियन है। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा जो बना हुआ है, ये सोयूज है। देखिए इसमें और इसमें काफी अंतर है। ओके, यहाँ पर हमें दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इस टाइप का, ये सोयूज का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर एक कैनेडा आर्म होती है, एक लंबी रोबोटिक आर्म होती है। तो कुछ वो जो नीचे की तरफ दिख रही थी हमें अभी थोड़ी देर पहले, ये जो रोबोटिक आर्म इधर कहीं पे दिख रही थी, ये एक बड़ी रोबोटिक आर्म होती है। अगर हाँ, आई थिंक ये बनाने की वही कोशिश की गई है। तो एक रोबोटिक आर्म होती है। तो कुछ मॉड्यूल ऐसे होते हैं जो जाकर खुद डॉक हो जाते हैं, खुद जाकर अटैच हो जाते हैं। ये जाकर अटैच हो गया, यहाँ पर ये अटैच हो गया। कुछ ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जो सामान लेके जाते हैं। आप बोले थे ना कि 9 महीने रही कैसे वहां पर, तो यहाँ पर रेगुलर सप्लाई होता है। तो ये इस एरिया में रहते हैं वो अंतरिक्ष, ये लैब्स हैं सारे ये सब लैब्स हैं जो एक एक टुकड़े में इन सबको जो है वहां पर असेंबल किया गया है स्पेस में। ये सोलर पैनल्स हैं जो पावर जनरेट करते हैं। ये रोल आउट सोलर पैनल्स हैं जो एकदम फ्लेक्सिबल हैं, जो एकदम मतलब फोल्डेड फॉर्म में, रोल्ड फॉर्म में लेके जाया जाता है। यहाँ से जब लॉन्च होते हैं देन वहां पर इनको इंस्टॉल किया जाता है। आप स्पेस वॉक की बात कर रहे थे, स्पेस वॉक में क्या करते हैं, ये वहां पर लगाएगा कौन? एस्ट्रोनॉट्स जो फ्लाई कर रहे हैं। पिछले 25 साल में 1 सेकंड ऐसा नहीं हुआ है जहां पर इसको खाली छोड़ दिया हो। इसके ऊपर ह्यूमन प्रेजेंस रही है पिछले 25 साल से। खाली अमेरिका की? ये एक ग्लोबल है। यहाँ पे अभी जैसे जाक्सा के भी गए हैं। और वही मैं पूछने वाला था कि जैसे आप सोयूज की बात कर रहे तो यहाँ पर रशियन, चाइनीज और अमेरिकन। तो सबसे पहला जो मॉड्यूल था वो रशियन मॉड्यूल था जब स्पेस स्टेशन बनना चालू हुआ था। ठीक है। तो क्योंकि वो जो कोल्ड वॉर वाला पार्ट था जहां पे सोवियत और अमेरिका का चलता था टसल, वो खत्म हो चुका था। फिर ये डिसाइड किया गया एक कोलैबोरेटिव एफर्ट करेंगे। तो पिछले 25 साल से जो पूरा सेटअप है, इसके ऊपर हर मोमेंट कोई ना कोई इंसान रहा है, चाहे वो कॉस्मोनॉट हो यानी रशियन हो, जापान से हो या अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हो, कोई भी हो। लेकिन ये एक लेबोरेटरी है जहां पर बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट होते हैं, माइक्रोग्रेविटी में फार्मेसी के एक्सपेरिमेंट होते हैं, बायोमेडिकल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। नया यानी इंसान इस कम गुरुत्वाकर्षण वाली जगह पर रह सकता है, कैसे रह सकता है, जिंदगी कैसे जिएगा, उसके परीक्षण यहाँ पर किए जाते हैं। हाँ, और साथ में साइंस के एक्सपेरिमेंट्स भी। साइंस के एक्सपेरिमेंट भी। ठीक है सर, आप अपने स्थान करिए। आइए सर, आइए दिनेश जी, आइए जल्दी आइए। ये जी सर, इसमें 2 चीज आपको समझनी पड़ेगी। जी सर। ये जो डॉकिंग पोर्ट होती है 2 तरह के होते हैं। कौन सी सर बताइए? डॉकिंग डॉट ये जो पोर्ट है यहाँ पर, ये हाँ, वहाँ पर 2 चीज होती है। अभी मनीष ने मेंशन किया कैनेडियन आर्म। कैनेडियन आर्म क्या है? रोबोटिक आर्म है। एक बार समझाइए, इसी पे हाथ लगा के बताइए। हाँ, तो वो क्या करता है कि एक होता है बर्थिंग। हाँ, थोड़ा आगे आइए सर। एक होता है बर्थिंग, हाँ, एक होता है डॉकिंग। हाँ, बर्थिंग का मतलब ये होता है जैसे ये है, हाँ, आपका यान यहाँ पहुंच गया, हाँ, इसको वो पकड़ता है। ओके। और पकड़ के यूं करके वो जो इसका हैच है, हाँ, उसके साथ वो
ज्वाइन कर देता है। ओके, दैट इज बर्थिंग। जनरली कार्गो और वगैरह बाकी के लिए वो बर्थिंग की जाती है। एक होता है और ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, और हिंदुस्तान का जो स्पेडेक्स था, हमने सिर्फ 4 कंट्रीज के पास ये कैपेबिलिटी है। ठीक है, इंडिया चौथा है। इंडिया चौथा, यूएस, चाइना एंड रशिया। इंडिया इज द 4th कंट्री। फ्रांस, जर्मनी, जापान, किसी के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है। डॉकिंग क्या करता है, वो आता है यहाँ से 20 किलोमीटर, फिर 200 मीटर, फिर 20 मीटर, 2.5 मीटर, और इतने उसके सेंसर्स होते हैं माइक्रोज में, माइक्रोन में, जैसे सुई के अंदर धागा डालते ना जी, उतनी एक्यूरेसी के साथ वो आके डॉक करता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम अपना स्पेस स्टेशन भेजेंगे तो हमारे पास डॉकिंग अनडॉकिंग की कैपेबिलिटी, और वो हमने अचीव कर ली है। विच इज, हम चांद पे भी अगर जाएंगे तो चांद पे भी हम जब 2 होते हैं, स्पेसक्राफ्ट उतरा, भारत की करके ठीक है, वापस आएगा, तो ये बहुत बड़ी कैपेबिलिटी हिंदुस्तान। ठीक है सर। प्रोफेसर त्यागी, भारत की अभी क्या महत्वाकांक्षी योजना है अंतरिक्ष को लेकर, और इस मिशन से भारत ने क्या सीखा होगा? देखिए, एक अभी जो हमारा ये जो डॉकिंग वाला जो एक्सपेरिमेंट था, वो एक स्टेप था, क्योंकि अगर हम परमानेंट अपना, आ जाइए, आप भी आ जाइए, स्पेस स्टेशन कुछ इस तरीके का बनाते हैं। दिखाइए स्पेस स्टेशन एक बार फिर से दीजिए। मतलब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ऐसा एक चाइना का भी है। अब हमारा भी, क्योंकि कल कैबिनेट ने उसको अप्रूवल दे दी है, शायद 2035 तक हमारा अपना स्टेशन होगा। और क्योंकि ये 25 साल पुराना है, चाइना का जो मॉडल है वो बेटर है, और शायद हमारा और बेटर होगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लर्निंग जो है, ये एक्सपीरियंस वो हमको काम आएगा। तो हमारा स्पेस स्टेशन होगा, तो जिस तरीके से यहाँ पे ये परमानेंटली 25 सालों से कोई ना कोई यहाँ रहता है, इंडिया का भी हम लोग ऐसा करने वाले हैं। और उसका सारा जो हमारा ट्रेनिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D है, वो सब प्रोसेस में। ठीक है सर, आप अपनी जगह ग्रहण करें। देखिए, अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है इस पूरे प्रोग्राम का, और वो है पॉलिटिक्स। वैसे तो साइंस में पॉलिटिक्स का कोई काम नहीं है, लेकिन क्या इस पूरे प्रोसेस में कहीं कुछ पॉलिटिकल था? वो इसलिए क्योंकि देखिए, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की वापसी में डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क की भी बेहद अहम भूमिका है, और यही वजह है कि दोनों ने, किसने, सुनीता विलियम्स ने और बिच विल्मोर ने नासा को थैंक यू कहा, ट्रंप को थैंक यू कहा, और एलॉन मस्क को भी थैंक यू किया। देखिए आलोक जी, क्या इसमें राजनीति है? इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में कहीं कुछ पॉलिटिकल दिखता है, मसाला दिखता है आपको राजनीति का? देखिए, ऐसा है कि जो उनको रिटर्न लाए हैं उनको तो थैंक यू कहना बनता है, चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे। मैं थैंक यू की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये तो पहले भी हो सकता था। ट्रंप तो अभी आए, मस्क तो हमेशा से थे वहां पर। इलेक्शन ईयर था, हो सकता है इसका कुछ इम्पैक्ट हो सकता था, क्योंकि अगर उसमें कुछ रिस्क होता तो आपको पता है कि सारा जो बाजी है सीधा पलट सकती थी। लेकिन मुझे ऐसा कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने, दिनेश जी, कहा है कि 2 चीजें इसके फेलियर के लिए जिम्मेदार हैं, एक नासा, दूसरा बाइडेन। उन्होंने बाइडेन को कटघरे में खड़ा कर दिया। नहीं, देखिए, थोड़ा पॉलिटिक्स तो है इसमें। वो एस्ट्रोनॉट्स भले धन्यवाद बोल रहे हैं, वो फॉर्मेलिटी में करना पड़ता है, बिकॉज जो पावर में है उसकी आपको हामी भरनी पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि मस्क जो है, ही इज़ अ एलाई। वो इलेक्शंस में उनके साथ फंडिंग की थी, सब कुछ किया था, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट भी जो मिलेगा वो तो अब मुझे लगता है स्टारलाइनर खतरे में पड़ गया। मैं तो यही पूछ रहा हूं, मस्क का जो स्पेस ड्रैगन है, क्या उसने बोइंग स्टारलाइनर के ऊपर बढ़त बना ली, और ट्रंप ने क्या उनकी दुकान चला दी इस पूरे मिशन के बाद? बोइंग स्टारलाइनर का तो जो ये सर्टिफिकेशन फ्लाइट था, वो पार्शियली फेल हो ही चुका था, क्योंकि जो इश्यूज थे वो तो रिजोल्व हुए नहीं, वो वापस आके टचडाउन कर गया। बट ह्यूमन लाइफ के साथ आप चांस नहीं ले सकते ना। और रही बात कि ट्रंप एंड बाइडेन जो हो रहा है, देखिए, कई बार आप भी देखते होंगे कि पॉलिटिकल एरिना में कुछ चीज़ें प्रायोरिटाइज कर दी जाती हैं और कुछ चीज़ों को टाइम के साथ छोड़ दिया जाता है कि तो हो ही जानी है। यहाँ पर प्रायोरिटी की मैटर होगी कि क्या ये प्रायोरिटी है, क्या इसको तुरंत करना है, इस पर एक्शन अभी होना चाहिए। तो यहाँ पे साइंस, टेक्नोलॉजी, इसका कोई किसी चीज़ का लेना देना नहीं। ये दिसंबर में भी हो सकता था, फिर ये फेब में था, फिर ये मार्च में था। यहाँ पे प्रायोरिटी की चीज़ है ये। तो प्रायोरिटी मतलब पॉलिटिक्स, वो मैं नहीं कह सकता, वो आप नहीं कह सकते। दिनेश जी, एक मिनट आप बोलिएगा। मैं जो यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, आप लोगों ने जो सुना उसमें कुछ आप लोगों ने कुछ करना है, आप लोगों को बात करनी है, हाथ उठाइए अगर किसी को पूछना है कुछ। ठीक है, इधर हाथ उठ रहा है। मैं आ रहा हूँ दिनेश जी, आपको जो कहना है आप बोलिएगा, क्योंकि समय आप प्रोग्राम के अंतिम दौर में हैं, और यहाँ पर बच्चों से थोड़ा बताइए क्या कहना है आपको। नाम बताइएगा अपना।
मेरा नाम सर्वज्ञ है और मेरा सवाल ये है कि अभी जो सुनीता विलियम्स ऑर्बिट में हैं, तो जैसे उनके थ्रस्टर्स सब कुछ काम अच्छे से कर रहे हैं, जितने भी टेक्निकल स्टेज से अच्छे से काम कर रहे हैं, सो व्हाट इफ़ दे फेल और वो फीजिबल नहीं रहा उनको वापस लाना, तो उसका प्लान बी क्या हो सकता है? ठीक है, प्लान बी वहाँ पर क्या होगा? जल्दी से दिनेश जी आप ये बता दीजिए, प्लान बी कुछ होगा वहाँ पर? नहीं, देखिए अब वो ऐसी फेज में है, कोई प्लान नहीं काम करेगा। शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग, इट इज द कंप्यूटर विच इज ऑपरेटिंग। वो ओरिएंटेशन वो थ्रस्टर्स फायर करना वो खुद नहीं फायर करते हैं। इट्स नॉट अ ट्रक दैट यू विल बी मैन्यूवरिंग योरसेल्फ, इट्स ऑल कंप्यूटर। इनपुट आउटपुट एरर एनालिसिस होती है और करेक्शंस होते रहते हैं, पूरा कंप्यूटर करता है। होती है। अभी अगर कोई थ्रस्टर वस्टर फेल हो गया, भगवान न करे ऐसा हो, नहीं तो हम एक काम करते हैं, हम दुआएं देते हैं, हम सब लोग जो यहाँ पर बैठे एक बार हाथ उठा के बेस्ट ऑफ लक कहते हैं सुनीता विलियम्स और नासा को। एक बार सब लोग दोनों हाथ उठा के, हम सब लोग, सर मनीष जी बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल, और इसी उम्मीद के साथ, उनको बधाई के साथ कि वो बिल्कुल सुरक्षित वापस आएंगे, इसी उम्मीद के साथ आप सभी का एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत आसान भाषा में हमारे दर्शकों को सुनीता विलियम्स की वापसी का जो तरीका है वो ना कि समझाया, बल्कि बताया कि क्यों इस भारत के लिए भी ये बहुत अहम है। आप सभी का बहुत शुक्रिया।